Hello everyone. So today date is 18th March in 2024. We are going to solve NEET 2021 क्वेश्चन पेपर. So हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन उस टाइम हमारे पास आए थे और क्या कुछ उनका पैटर्न रहा था. उनको देखेंगे. सॉल्यूशन साथ में हमारे पास यहाँ पे गिवन है. स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के सेक्शन से और क्वेश्चन नंबर 1 से. एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है XAZ अंडरगो स्पॉन्टेनियस डीके इन द सीक्वेंस. ये जो हमारे पास इक्वेशन वाइज सीक्वेंस दे रखी है. एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट X यहाँ पे बताना और पॉसिबल डीके पार्टिकल्स बताने हैं सीक्वेंस में क्या होंगे. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है. बीटा पॉजिटिव, अल्फा बीटा नेगेटिव. देखो पहली इक्वेशन की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा. ये XAZ है यानी कि BZ-1A बीटा यानी एटॉमिक मास नंबर डिक्रीजेस बाय 1. तो ये क्या हो गया बीटा पॉजिटिव. नेक्स्ट हमारे पास है ये हो गया अल्फा यानी ये क्या है इसका एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2. बीटा माइनस एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1. नेक्स्ट है पोलर मॉलिक्यूल्स जो है आर द मॉलिक्यूल्स. पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. अब ये तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पोलर मॉलिक्यूल्स किन्हें बोलते हैं. जिनके पास एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रेजेंट हो उनको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. यानी कि नेक्स्ट हमारे पास है पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. ये हमारे पास हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये डेफिनेशन बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है एक पैरेलल कनेक्शन की दैट कंसिस्ट ऑफ जो कि 4 वायर्स इक्वल लेंथ की कंसिस्ट करती है. इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है और सेम मटेरियल इज वो क्या होता है 0.5 ओम. व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है अगर उनको हम सीरीज में कनेक्ट कर दें. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन. जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक पैरेलल कनेक्शन की जो कंसिस्ट करता है 4 वायर्स इक्वल लेंथ की इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की और सेम मटेरियल की वो कितनी 0.25 ओम. तो व्हाट विल बी इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस बतानी है. अगर इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर दे तो इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी वो बतानी है. तो देखो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका 4 ओम है. देखो सॉल्यूशन हमारे पास साथ में गिवन है. लेट ईच वायर्स रेजिस्टेंस भी कितनी आर. जब 4 को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आर यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R/4. R/4 हमारे पास ऑलरेडी रेजिस्टेंस गिवन है 0.25 ओम इज इक्वल टू. ठीक है. तो यानी कि R इज इक्वल टू 1 ओम. जब सभी यानी कि व्हेन ऑल आर कनेक्टेड जब सीरीज में कनेक्टेड ये पैरेलल का केस था. अब सीरीज में बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ओम यानी 4R यानी कि 4 ओम आ गया करेक्ट ऑप्शन. सो करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज 4 ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. कॉलम 1 जो है गिव्स सर्टेन फिजिकल टर्म्स जो एसोसिएटेड है फ्लो ऑफ करंट से वो हमें देता है एक मेटेलिक कंडक्टर के थ्रू. कॉलम 2 की अगर मैं बात करूँ तो वो कुछ मैथमेटिकल रिलेशन जो इन्वॉल्व करता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को वो हमें देता है. तो मैच करना है कॉलम 1 को और कॉलम 2 को उनकी अप्रोप्रिएट रिलेशंस के साथ क्या होगा. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इसका क्या है यहाँ पे सी है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. फॉर्मूलेज आपको सभी के पता होने चाहिए. तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा 1R यानी कि E इंटू ये क्या है इलेक्ट्रॉन वाला ये है हमारे पास E कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अपॉन N यानी नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पे क्या है टॉर्क. ठीक है. या इसको हम बोल सकते हैं अपना टाइम. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की अगर बात करी जाए इसका फॉर्मूला तो आप सभी को मालूम ही होगा. इसका क्या होता है E/J ये फॉर्मूला होगा. रिलैक्सेशन पीरियड की अगर बात करी जाए तो इसका फॉर्मूला होता है M/N²P. और करंट डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा NeVd ये इसका फॉर्मूला होगा. यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आ गया सी आ गया. A का R, B का S, C का P और D का Q. डायरेक्ट फॉर्मूला है. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. देखो साथ के साथ यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि किसके ऊपर मतलब ऐसे बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि पीछे हमारे पास एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया. ठीक है. तो ये पहचान भी यहाँ पे साथ के साथ बताई जा रही है ताकि हमें पता रहे कि एक्चुअल में क्वेश्चन जो है कहाँ से किस प्रकार से पुट ऑन किया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे.
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है कॉम्बिनेशन की, ये हमारे को यहाँ पे फिगर में दिखा रखी है। क्या दिखा रखा है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिखा रखी है कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ गया? 2C आएगा इनका। कैसे आएगा आप सॉल्यूशन देख लेंगे। सॉल्यूशन हमारे पास साथ में गिवन है, ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे। ये क्या है? शॉर्ट सर्किट। देखो सो यहाँ पे ये तो हो गया शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ पे अब इनको आप देखोगे तो क्या हो गया? 1C + 1C इज इक्वल टू क्या आ गया? 2C आ गया। ये आ गया करेक्ट हमारे पास आंसर। 2C था, ऑलरेडी हमने कर लिया सोल्व। एक पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियोमीटर सर्किट में एक जो सेल है जिसका EMF 1.5 वोल्टमीटर है, एक बैलेंस पॉइंट देता है 36 सेंटीमीटर पे लेंथ ऑफ वायर। अगर अनदर सेल जिसका EMF 2.5 वोल्टमीटर रिप्लेस कर दे पहले सेल को, देन एट व्हाट लेंथ, को कितनी लेंथ पे, वायर की कितनी लेंथ पे जो बैलेंस पॉइंट है वो होगा। पोटेंशियोमीटर सर्किट में एक सेल जो है जिसका EMF 1.5 वोल्टमीटर है, गिव्स बैलेंस पॉइंट एट 36 सेंटीमीटर। एक बैलेंस मतलब वो बैलेंस पॉइंट देता है 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर पे। अगर अनदर सेल जिसका EMF 2.5 वोल्टमीटर रिप्लेस कर दे पहले सेल को, देन एट व्हाट लेंथ, कितनी लेंथ ऑफ वायर पे जो बैलेंस पॉइंट है वो हमको मिलेगा, ये पूछा गया। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ गया 60 सेंटीमीटर। कैसे? पोटेंशियोमीटर क्या होता है, किस काम के लिए होता है? कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ सेल्स। डायरेक्ट फॉर्मूला है, 2 हमको दे रखे हैं। कंपैरिजन की यहाँ पे बात हो रही है, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। E1 कितनी दे रखी है? 1.5 वोल्टमीटर। E2 कितनी दे रखी है? 2.5 वोल्टमीटर इज इक्वल टू लेंथ 1 कितनी है? 36 सेंटीमीटर और लेंथ 2 ऑब्वियसली हमें निकालनी है। इजिली लेंथ 2 हमारे पास निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एस्केप वेलोसिटी है फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से अगर हम बात करें जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी है? V। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ, तो एस्केप वेलोसिटी बतानी है किसके सरफेस से? एक दूसरा प्लेनेट है उसके सरफेस से एस्केप वेलोसिटी हमें बतानी है। हैविंग रेडियस, जिसका रेडियस 4 गुना है अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में, लेकिन मास डेंसिटी उसकी क्या है? सेम है। तो यहाँ पे हम बताएंगे अब सॉल्यूशन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? हमारे पास B है, यानी कि 4V। अब सॉल्यूशन की तरफ बात करेंगे। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखोगे, √2gm/r। यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है 2g इंटू, और अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2g/m थी, यानी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू रेडियस। ये आ जाएगा यानी अपने पास सॉरी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगी? 4/3 पाई r³। डेंसिटी यानी कि इंटू रो इंटू यहाँ पे सोल्व करेंगे आ जाएगा 8πg/3 ρr²। एस्केप वेलोसिटी जो है डेंसिटी मतलब कि रेडियस के सेम होती है और डेंसिटी हमें दे रखी है ऑलरेडी, मतलब डेंसिटी हमें सेम क्वेश्चन में गिवन है। और एस्केप वेलोसिटी जो है वो हमेशा रेडियस के मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो एस्केप वेलोसिटी जो होगी अदर प्लेनेट की, वो जितनी एस्केप वेलोसिटी अर्थ की होगी उसके ही इक्वल होती है। ठीक है, तो ये आएगा। काफी इजी था मेरे हिसाब से, चाहो तो इसको बिल्कुल अपने माइंड में ऐसे फिट रख लेना। कप ऑफ कॉफी जो है कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस में, वो जो है कूल डाउन हो जाती है कॉफी टी मिनट्स में। ठीक है, कितने मिनट्स में? टी मिनट्स में। जब रूम टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। टाइम टेकल मतलब कि सिमिलर कप ऑफ कॉफी के द्वारा कितना टाइम लिया गया है टू कूल फ्रॉम 80 से अब 60 डिग्री सेल्सियस पे। एक रूम टेम्परेचर कितना 20 डिग्री वाला ही है, उतना अगर उसको अब कूल डाउन होना है, ठीक है, कूल होना है 80 से 60 डिग्री पे, तो कितना टाइम लगेगा? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है D, 13/5 इंटू T। अब कैसे है? देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिसके अनुसार हमारे पास फॉर्मूला होता है -ΔT/ΔT इज इक्वल टू K इंटू T एवरेज माइनस T नोट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या इसका फॉर्मूला होगा। सो वी कैन से दैट फर्स्ट केस की बात करेंगे। फर्स्ट केस हमारे पास है, उसमें ΔT कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन T। ठीक है, K 85 - 20 ये हमें दे रखा है। ठीक है, सेकेंड केस में बात करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस अपॉन T डैश K 80 + 60 अपॉन 2 - 20 ये आ गया। तो इन दोनों को जब हम एक साथ मतलब इनको कोरिलेट करेंगे आपस में, तो हमारे पास निकल के आंसर आ जाएगा T डैश इज इक्वल टू 13T/5। ये आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। अब एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, वो उसको कनेक्ट कर रखा है एक AC सोर्स यानी अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से, जिसकी वोल्टेज V है गिवन बाय, और इसकी जो इक्वेशन दे रखी है वोल्टेज की वो क्या दे रखी है? V इज इक्वल टू V0 sin ω/t। जो डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है हमें, दोनों जो कैपेसिटर है उसकी जो प्लेट है उन दोनों के बीच का क्या डिस्प्लेसमेंट करंट है वो बताना है। वुड देन बी गिवन बाय, तो क्या होगा इसके अनुसार फॉर्मूला? तो देखो, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका C है। ID यानी कि ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू V0 ω/C cos ω/t। अब कैसे है? देखो, कंडक्शन करंट जो होता है इन केस ऑफ कैपेसिटर विद
AC सोर्स वो क्या होगा, इज इक्वल टू आई नोट आई सी इज इक्वल टू आई नोट वी आई सी इज इक्वल टू वी नोट ओमेगा सी कोस ओमेगा टी। ये हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या बन जाएगा, वी नोट ओमेगा सी कोस ओमेगा टी ये होगा। तो इसके अनुसार हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और आप इसको एज इट इज याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट एक स्मॉल ब्लॉक जो है, स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन स्मूथ, एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे एक स्मॉल जो ब्लॉक है वो स्लाइड डाउन कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम इज इक्वल टू, स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, यानी कि टाइम कितने पे, टाइम 0 पे। लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक इन द इंटरवल, तो एस एन को हम मान लेंगे कि ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ब्लॉक के द्वारा इन द इंटरवल यानी कि टी इज इक्वल टू एन माइनस 1 टू टी इज इक्वल टू एन। तो देन रेशियो जो होगी वो रेशियो क्या आएगी हमारे पास, एस एन अपॉन एस एन प्लस 1 इज कितनी होगी, ये इसका रेशियो में बताना, आंसर क्या आएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका डी है 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। तो देखो एसेंथ यानी कि u प्लस ए टी, ये हमारे पास इक्वेशन होती है, आपको पता होगा एसेंथ इज इक्वल टू u प्लस ए अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1, ये इक्वेशन होते हैं। u 0 होगा क्योंकि क्या बोला गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब भी ये वर्ड आपके पास आ जाए, मतलब कि किसी भी न्यूमेरिकल में नो मैटर किस चैप्टर की बात हो रही है, हमेशा याद रखोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाती है, 0 कंसीडर होती है, यानी कि। और यहाँ पे a इज इक्वल टू एनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू g साइन थीटा, ये होता है हमारे पास। सो एसेंथ इज इक्वल टू a के प्लेस u हमारे पास ऑलरेडी निकल गया, ये तो a के प्लेस पे पुट करेंगे क्या, g साइन थीटा, और यहाँ पे अपोन में 2 तो रहेगा, ऑब्वियसली अपोन 2 था, सो 2n माइनस 1। और यहाँ पे दूसरे में एस इंटू एन प्लस 1 की बात करी जाए तो यहाँ पे 2n में 2n प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पे माइनस था, तो ये इक्वेशन आ गई 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, ये आ गया हमारे पास इसका करेक्ट रेशियो में आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम जो है आर चूजन एंड उसको हमने एज फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज कर लिया, सो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन निकालिए। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे इसका आप, करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास जी आएगा। मैं आपको जो है सलाह दूंगी कि आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखें, सो मैं सलाह दूंगी कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया जा सकता है। देखो यहाँ पे बोला गया फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के तौर पे दे दिया, डायमेंशन निकालिए। मैं ये जो हमारे पास 11th क्लास की फिजिक्स है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें डायमेंशन से रिलेटेड, और नीट में जो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मतलब डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाएगा। टेबल दे रखी है चैप्टर 1 में, जितना मुझे ध्यान आ रहा है वो टेबल को आप अच्छे से रीड आउट करें, वहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है नीट में मतलब बनकर आ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, कई बार पढ़ने से ही याद होगा, FA_T² ये आएगा। देखो यहाँ पे हालांकि इसका पूरा सॉल्यूशन हमें दे रखा है, पर स्टिल मैं आपको कह रही हूँ कि इसको डायरेक्ट याद रखोगे वो ज़्यादा आसान रहेगा। फॉर्मूला इससे निकाला जाता है, मतलब तीनों का अलग से फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो भी फंडामेंटल दे रखे हैं हमको, जैसे फोर्स का अलग से पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन का अलग से, टाइम का अलग से, तीनों का पता होगा। तीनों का ऐसे आप पुट करोगे, कोरिलेट करोगे आपस में, आ जाएगा F1A1T²। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोपिगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन जो वो करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के केस में रिस्पेक्टिवली। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे डी है, -J प्लस K माइनस J माइनस J माइनस K, ये हमारे पास करेक्ट है। सोल्यूशन देख लीजिए डायरेक्शन के लिए, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू C, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है हमेशा। सो J प्लस K इंटू -J माइनस K इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई इसकी, ये हमारे पास आ गई 0, ये भी रॉन्ग हो जाएगी, ये भी 0 है तो ये भी रॉन्ग है। तो देखो -J प्लस K इंटू -J माइनस K इज इक्वल टू I प्लस I इज इक्वल टू, देखो -J प्लस I क्या होता है I, ये भी क्या होगा I क्या होगा 2I, यानी ये रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन अलग इसका हमारे पास जी आएगा, विच इज ये राइट आएगा। तो ये रॉन्ग नहीं है, ये राइट है हमारे पास इसका। नेक्स्ट एक स्प्रिंग है, इसको हमने स्ट्रेच कर दिया 5 सेंटीमीटर, एक स्प्रिंग है उसको हमने 5 सेंटीमीटर खींच दिया,
एक 10 न्यूटन की फोर्स के साथ। तो टाइम पीरियड जो होगा ऑसिलेशन का, जब एक 2 किलोग्राम के मास को हम उससे लटका दे। देखो जो स्प्रिंग था, मैंने क्या, अब अज्यूम करो थोड़ा सा, मैंने 2 kg का मास इसके साथ यहाँ पे लटका दिया, तो ये कितना स्ट्रेच हो गई, 5 सेंटीमीटर खींच गई ये स्प्रिंग, ठीक है। और कितनी जो है फोर्स के साथ मैंने इसको खींचा, 10 न्यूटन की फोर्स मैंने इसके ऊपर अप्लाई की है। टाइम पीरियड बताना है कितने टाइम पीरियड में, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है 0.628 सेकेंड। फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स, यानी कि इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू के एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 5 इंटू 10⁻²। k इज इक्वल टू के कितना है 200। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k इज इक्वल टू 2 पाई m के प्लेस पे 2, k के प्लेस पे 200 इज इक्वल टू 2 पाई रूट 1/100। ऑब्वियसली 1/100 आ जाएगा इसको सोल्व करके। सो 2 पाई 1/10 इज इक्वल टू 6 पॉइंट, ये हमें दे रखा 6.28 अपॉन में 10, तो आ जाएगा। इसको सोल्व करके बेसिकली लोगर की वैल्यू से 0.628 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट एक पार्टिकल है इज रिलीज्ड फ्रॉम, उसको हमने हाइट h से रिलीज कर दिया, सरफेस ऑफ फ्रॉम द मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट h से जो हमने उस पार्टिकल को छोड़ दिया। सर्टेन हाइट पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की 3 गुना होगी, ठीक है, किसी भी सर्टेन हाइट पे। तो जो हाइट होगी अर्थ के सरफेस से और जो स्पीड होगी पार्टिकल की उस इंस्टेंट पे, यानी कि उस स्पेसिफिक समय के दौरान, तो वो कितनी होगी वो बताना है, ठीक है। हाइट बतानी है, स्पीड बतानी है पार्टिकल की कितनी होगी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है s/4 रूट 3g/2, ये करेक्ट आंसर है। देखो हाफ mu² इज इक्वल टू 3mgh, हाफ mu² प्लस mgh इज इक्वल टू क्या आएगा mgs, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सो 3mgh प्लस mgh, इसके प्लेस पे क्या करेंगे 3mgh प्लस mgh इज इक्वल टू mgs। हाइट इज इक्वल टू s/4, यानी कि u हमारे पास आ गया कितना 6 ग्राम, कितना आया u की वैल्यू, यानी स्पीड 6 ग्राम आई है, हाइट s/4 आई है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 3g/2 और यहाँ पे आया s/4, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगी, एक लेंस जो है लार्ज फोकल लेंथ का और लार्ज अपेरेचर, मतलब उसकी एक लेंस है, उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी है, उसका अपेरेचर यानी कि आपने जो है फिजिक्स लैब में देखा होगा 11th-12th में एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, एक लार्ज अपेरेचर, ठीक है, उनके जो भी वो लिए जाते हैं ऐसे राउंड राउंड, ठीक है, ऐसे ये अपेरेचर्स वगैरह होते हैं जिसको देखा जाता है फिर एक्सपेरिमेंट के जरिए। बेस्ट सूटेड फॉर एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होते हैं उसके लिए वो बेस्ट सूटेड है, ठीक है। सिंस, क्यों, मतलब क्या रीजन क्या है वो पूछा गया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। करेक्ट ऑप्शन दे रखा हमको डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। पहले 3 पढ़ के बताती हूँ क्या है। क्या है, एक लार्ज अपेरेचर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, जो इमेज की क्वालिटी और विजिबिलिटी में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। एक लार्ज अपेरेचर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ व्हाट इमेजेस। दूसरा, एक लार्ज एरिया जो है ऑब्जेक्टिव का वो इंश्योर करता है कि इसको कि अच्छी खासी यानी बेटर लाइट गैदरिंग पावर, ठीक है, एक बेटर लाइट गैदरिंग पावर को इंश्योर करता है क्या, एक लार्ज एरिया किसका, ऑब्जेक्टिव का। थर्ड क्या है हमारे पास, एक लार्ज अपेरेचर जो है वो एक बेटर रिजोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। तो तीनों ही इसके फायदे, एक लार्ज अपेरेचर के और एक अच्छी खासी फोकल लेंथ के फायदे हमारे पास तीनों ही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। और ये क्वेश्चन जो है क्या है, फैक्ट बेस्ड है। 2 चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका एक का रेडियस r1 है, दूसरे का r2 है, कनेक्टेड एक वायर से कनेक्टेड है। देन जो रेशियो है सरफेस चार्ज डेंसिटीज की ऑफ स्फीयर μ1/μ2 की वो बतानी है। क्या बतानी है, रेशियो बतानी है सरफेस चार्ज डेंसिटीज की स्फीयर की। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ गया इसका डी, यानी कि r2/r1। ऑब्वियसली विल जो है लुक आफ्टर सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा r1/r2, ठीक है। ये क्या है Q1 - x Q2/x K इंटू Q1 - x/r1 इज इक्वल टू K इंटू Q2 प्लस x/r2 इज इक्वल टू Q1 - x/Q2 प्लस x इज इक्वल टू r1/r2। μ1/μ2 यानी कि चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है, तो Q1 - x इंटू 4πr² r2 का स्क्वेयर अपॉन Q2 प्लस x 4πr1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ से इसको हम निकाल देंगे 4π को, Q1 - x अपॉन Q2 प्लस x इज इक्वल टू r2 का होल स्क्वेयर
अपॉन R1 का स्क्वायर, R1 अपॉन R2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 इज इक्वल टू आ गया R2 अपॉन R1, क्या आ गया R2 अपॉन R1, हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कन्वेक्स लेंस है A जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और कनकेव लेंस है B जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। कैप्ट अलोंग द, उसको सेम एक्सिस के अलोंग रखा गया डिस्टेंस d के साथ बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में। अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है फॉल कर रही है ऑन ए के ऊपर, लीव्स बी को छोड़ के एज एक पैरेलल बीम के तौर पे, तो डिस्टेंस डी बताना है सेंटीमीटर में कितना होगा। क्या बताना है? डिस्टेंस डी बताना है सेंटीमीटर्स में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है, यानी कि 15। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन उसके अनुसार गिवन है। 50 ये हमारे पास इसका 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ 5 ये, ठीक है, डिस्टेंस 20। तो सेपरेशन जो होगा लेंस के बीच का वो कितना होगा? 15। 20 में से 5 गए, कितना बच गया? 15। 20 में से 5 गए, कितना बचा है? 15 सेंटीमीटर का सेपरेशन होगा। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, कैरी करता है 5 एम्पियर का करंट। एक इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, जो कि कंडक्टर के पैरेलल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है इलेक्ट्रॉन और कंडक्टर के बीच का, जो क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है एक इंस्टेंट पे। कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड किसका? फोर्स का, जो कि एक्सपीरियंस बाय, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा रहा है एट द इंस्टेंट, उस स्पेसिफिक इंस्टेंट पे कितना होगा। ये देखो, इलेक्ट्रॉन स्पीड v इक्वल टू 10⁵, ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ये करंट है 5 एम्पियर। करेक्ट ऑप्शन बी है 8 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन। 8 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर है। कैसे है? देखो, बीटा इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4π2I अपॉन r। ये हमारे पास क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर है। कौन सा? वो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, वहां से एक क्वेश्चन। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू QBV, जिस प्रकार आप याद रखना चाहो याद रख सकते हो। Q चार्ज आपको पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जरूरी नहीं ये चीजें गिवन, जैसे स्पीड ऑफ लाइट हो गया, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज वगैरह होता है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अपने माइंड में याद होनी चाहिए। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी, ये चीजें याद दे रखी होंगी, ठीक है, तो बेटर है अपने खुद से आप याद रखें इन चीजों को। इंटू 10⁻⁻7 into 2 into 5 upon 0.2 into 10⁵. After solving this we will get 8 into 10⁻⁻20 न्यूटन। ये आ गया इसका करेक्ट आंसर। अगर E और G रिस्पेक्टिवली डिनोट करते हैं एनर्जी और ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए, देन E अपॉन G हैज डायमेंशन बतानी है। C इज द करेक्ट ऑप्शन। m² L⁻⁻1 T0 ये आएगा। देखो, G इज इक्वल टू क्या होता है? F इंटू R² अपॉन m² इज इक्वल टू m इंटू 1 m⁻⁻1 L³ T⁻⁻2। E इज इक्वल टू क्या होगा? m⁻⁻1 L2। बेसिकली ये दोनों का ही, आपको जब ग्रेविटी का पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होगा, दोनों फोर्स फील्ड का आपको पता होगा, दोनों को आप क्या करोगे? रेशियो में ले लोगे, ठीक है, आपस में। सो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा m2 L-1 T0 ये आ जाएगा। जो वेलोसिटी है एक स्मॉल बॉल ऑफ मास की, स्मॉल बॉल की जिसका मास m है, डेंसिटी d है, जब अब हम उसको ड्रॉप करेंगे एक कंटेनर में जो कि ग्लिसरीन से भरा हुआ है, बिकम कांस्टेंट, वो कुछ टाइम के बाद कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अगर डेंसिटी ग्लिसरीन की d/2 है, देन विस्कियस फोर्स जो कि बॉल के ऊपर एक्ट करेगी वो बतानी है कितनी होगी। करेक्ट ऑप्शन है mg/2। विस्कियस फोर्स का फॉर्मूला होता है वेट माइनस बियॉन्ड फोर्स, यानी कि Vd1g माइनस Vd2g सॉरी Vd1g माइनस V इंटू d/2 इंटू g। सो Vdg/2 इज इक्वल टू mg/2। सिंपल याद रखो, मैंने ये क्वेश्चन जो है 2 से 3 बार अलग अलग जो है जगह पे देख लिया, तो मैं इस वजह से आपको कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन मतलब आंसर याद रख लेना, mg/2 है। मैंने काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं पढ़ के आ चुकी हूँ इसको 2 से 3 बार अलग अलग जगह पे। शायद किसी और प्रीवियस ईयर के पेपर में मैंने इसको देखा था, और एक टेस्ट के दौरान भी इस क्वेश्चन के गो थ्रू में मतलब किया था मैंने। सो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है, mg/2 इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन जो कंसंट्रेशन एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो सेम है एज होल कंसंट्रेशन, जितनी होल कंसंट्रेशन पी टाइप सेमीकंडक्टर में होती है सेम, मतलब उसके सेम है। एक एक्सटर्नल फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक जो अप्लाई की गई अक्रॉस ईच ऑफ देम, उनके जो है अक्रॉस अप्लाई की गई क्या एक एक्सटर्नल फील्ड, कंपेयर करना है करंट को इन देम, कंपेयर द करंट इन देम। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है। करंट जो है एन टाइप में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पी टाइप। ऑल द जितने भी फैक्टर होते हैं वो सेम है ड्यू टू मोबिलिटी के कारण, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज एक थिक करंट केबल जो है जिसकी रेडियस आर कैरी करती है करंट आई को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि उसके क्रॉस सेक्शन के वेरिएशन जो है मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू केबल के साथ विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ केबल इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो वेरिएशन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की केबल के कारण डिस्टेंस डी पे विद द डिस्टेंस आर, मतलब डिस्टेंस आर पे फ्रॉम द एक्सिस कितनी होगी वो बतानी है, किससे रिप्रेजेंट करी जाएगी। ये देखो सॉल्यूशन हमारे पास इसका ए है। ये रहा, ए इज द करेक्ट वन सॉल्यूशन, मतलब ये करेक्ट सॉल्यूशन है। सो इसको याद रख लेना। देखो जैसे एक्स दे रखा है, जे इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, जो कि करंट का। सो ये आफ्टर कॉम्प्लिकेट हो गया, बेटर टू आप इसको ऐसे ही ध्यान रखो, फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है। चाहो तो खुद से ये डेरिवेशन वगैरह आप देख सकते हो। नेक्स्ट एक स्क्रू गोज जो है वो देता है फॉलोइंग रीडिंग्स। जब उसको हमने मेजर किया व्हेन यूज टू, जब उसको किस चीज में यूज किया गया, एक वायर के डायमीटर को मेजर करने के लिए। मेन स्केल रीडिंग आई 0 mm की, सर्कुलर स्केल रीडिंग आई 52 डिविजन गिवन दैट क्या दे रखा है 1 mm ऑन मेन स्केल कोरस्पॉन्ड करती है 100 डिविजन ऑन द सर्कुलर